आर.एन. काओ, वो स्पाई मास्टर जिसने रखी रॉ की नींव। अगर आप दिल्ली के लोधी रोड स्थित एक खास 11 मंजिला ऑफिस में घुसेंगे तो पाएंगे कि यहाँ किसी भी दरवाजे या केबिन के आगे न तो कोई नेम प्लेट है और न ही कहीं पर कोई डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को छोड़कर कोई भी बाहरी व्यक्ति इस बिल्डिंग में नहीं घुस सकता है। ये बिल्डिंग भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ऑफिस है। इसके 11वीं मंजिल पर रॉ के चीफ बैठते हैं, जहां तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल लिफ्ट भी है जो बीच के किसी भी फ्लोर पर नहीं रुकती। 1968 में जब आर.एन. काओ भारत के एक्सटर्नल खुफिया विभाग की नींव रख रहे थे तो उनका पहला नियम ये था कि रॉ में कम से कम चीजें रिटन होंगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें मुंह जुबानी याद रखी जाएंगी। गोपनीय मीटिंग्स में कागज, कलम और बोर्ड आदि को तो आप भूल ही जाइए। भारत के पहले 3 प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश की खुफिया विभाग को संभालने वाले आर.एन. काओ को स्पाई मास्टर कहा जाता है। आर.एन. काओ ने कैसे खड़ी की रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी, चलिए आपको देते हैं ये ज्ञानकारी। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी आर.एन. काओ पूरी जिंदगी इतने लो प्रोफाइल रहे कि जीते जी उनकी कोई फोटो किसी अखबार या मैगजीन में नहीं छपी। 1982 में जब फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी DGSE के प्रमुख से 70 के दशक के 5 बेस्ट इंटेलिजेंस चीफ्स के नाम पूछे गए तो उन्होंने उन लोगों में काओ का नाम भी लिया था। इस सब के बावजूद आर.एन. काओ काफी रिजर्व स्वभाव के व्यक्ति थे। 10 मई 1918 को वाराणसी में जन्मे रामेश्वर नाथ काओ इलाहाबाद में बस चुके एक कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखते थे। दोस्त और सगी संबंधी उन्हें राम जी कहते थे। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1940 में IPS की परीक्षा पास करके की थी, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश काडर दिया गया था। ब्रिटिश राज में इसे इंडियन इंपीरियल पुलिस या इंडियन पुलिस कहा जाता था। काओ के करियर में बड़ा उछाल तब आया जब 1948 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई और उन्हें इसका डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया गया। साथ ही काओ को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। यहीं से उनकी इंटेलिजेंस की दुनिया में एंट्री हुई। कुछ ही साल बाद उन्हें एक बेहद अहम खुफिया मिशन पर भेजा गया। 1955 में चीन की सरकार ने एयर इंडिया का एक विमान कश्मीर प्रिंसेस चार्टर पर लिया था। इस विमान को बॉम्बे से उड़कर हांगकांग होते हुए जकार्ता पहुंचना था, जिसमें चीन के प्रधानमंत्री शू एनलाई बैठकर एक सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। हालांकि ऐन वक्त पर चीनी प्रधानमंत्री ने अपेंडिसाइटिस का दर्द उठने के कारण अपनी यात्रा रद्द कर दी। बाद में इस विमान में बम विस्फोट हुआ और ये साउथ चाइना सी में क्रैश हो गया। इसमें बैठे अधिकतर चीनी अधिकारी और पत्रकार मारे गए। रामनाथ काओ को इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि इस दुर्घटना के पीछे दरअसल ताइवान की खुफिया एजेंसी का हाथ था। 1962 में आर.एन. काओ ने ARC एविएशन रिसर्च सेंटर की स्थापना की ताकि आसमान से भी खुफिया जानकारियां जुटाई जा सके। आर.एन. काओ ने CIA के साथ भी भारत के रिश्ते सुधारने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने ARC सेटअप करने में भारत की मदद की। काओ 1966 तक ARC के हेड थे। उस वक्त ARC इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक एक्सटेंशन था, लेकिन अब रॉ के अंदर काम करता है। आर.एन. काओ IB के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के भी हेड थे। 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में ये साफ हो गया था कि IB द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारियां नाकाफी थी और कई मामलों में अनरिलायबल थी। भारत को एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की सख्त जरूरत थी जो भारी खतरों को पहचान पाए और विदेशों में खुफिया मिशन को अंजाम दे सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी PN हक्सर और आर.एन. काओ के बीच गहन विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि CIA और MI6 की तर्ज पर भारत की भी अपनी एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी होगी। आर.एन. काओ को इस नई खुफिया एजेंसी का ब्लूप्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई और ऐसे गठन हुआ रॉ का। उन्हें रॉ का पहला डायरेक्टर बनाया गया। काओ रॉ में सिर्फ पुलिस या मिलिट्री के ऑफिसर्स भर्ती नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को भर्ती करना शुरू किया। मसलन अकाउंटिंग, बैंकिंग, पोस्टल सर्विसेज से भी लोगों की रॉ में भर्ती हुई। आर.एन. काओ ने अपने अंडर रॉ ऑफिसर्स की 2 जनरेशन को ट्रेन किया। उनके ट्रेंड ऑफिसर्स को रॉ में काओ बॉयज कहा जाता था। रॉ ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी उपयोगिता साबित की। काओ का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि रॉ को ये तक पता था कि पाकिस्तान किस दिन भारत पर हमला करेगा। काओ और उनके साथियों की देखरेख में 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी सैनिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया गया था। सिक्किम के भारत में विलय में भी रामेश्वर काओ की एक बड़ी भूमिका रही। इस अत्यंत गुप्त मिशन को उन्होंने सिर्फ 4 अफसरों के साथ मिलकर पूरा किया। 1973 तक सिक्किम में राजशाही थी, जिसे लोगों ने उखाड़ फेंका। ये एक ब्लडलेस कू था, जिसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।
इमरजेंसी के बाद भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी का नजदीकी सहयोगी होने के मद्देनजर इमरजेंसी में काव के रोल पर उंगली उठाई गई। इसके चलते 1977 में उन्होंने रॉ चीफ के पद से रिजाइन कर दिया। हालांकि 1980s में उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया। काव ने भारत के एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) की भी स्थापना की थी। रिटायरमेंट के बाद वो सार्वजनिक जीवन से लगभग ओझल हो गए थे। उन्होंने शायद ही कोई इंटरव्यू दिया। कहा जाता है कि 2002 में अपने देहांत से पहले उन्होंने अपनी जीवनी को कई पार्ट में टेप रिकॉर्ड किया था, जो अब रॉ के पास क्लासिफाइड है। भारत के स्पाई मास्टर की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।